हेलो व्यूअर्स, दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं हमेशा ऐसे टॉपिक जो ट्रेंड कर रहे होते हैं। इस वक्त दुनिया में सियासत के अलावा अगर कोई सबसे ज़्यादा चीज़ ज़ेर बहस है, वो है टेस्ला और BYD का कंपटीशन। दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और देखा जाए तो दुनिया में एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अब शिफ्ट होना चाहिए। इसकी बहुत सारी रीजन दी जाती हैं। कोई इसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली कर कहता है, कोई इसे कॉस्ट इफेक्टिव कहता है, कोई इस पर कोई और इसका बेनिफिट बता रहा होता है। ट्रांजिशन कभी न कभी आनी होती है। तो डॉक्टर अतर मंसूर आज मेरे साथ हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसी ट्रेंडिंग वीडियोस पर डिस्कशन करने के लिए सर को इनवाइट करते हैं। तो सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक विकास, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सर, आप बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वर्ल्ड लेवल पे, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्या होने जा रहा है? कोई ट्रांजिशन होने भी जा रही है या हो भी सकती है, और अगर होगी तो क्या इम्पैक्ट होगा, ये ज़रा बताएं। विकास, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, ये इनकी काफ़ी यूटिलिटी जो है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट वो काफ़ी डिस्कस हो चुकी है मुख्तलिफ जगहों पे। और इनके जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं उनमें लेसर इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो जिनमें आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं, जिनको हम नाइट्रोजनस गैसेज जो शामिल हैं, उनकी जो लेसर इमिशन है। जो कंबस्शन इंजन वाली गाड़ियां हैं उनकी ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन ज़्यादा है और इनकी इमिशन ज़ीरो इमिशन है। तो ईवीज जो होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दे डू नॉट प्रोड्यूस, जो उनका टेल पाइप क्योंकि होता ही नहीं है जैसे कंबस्शन इंजन गाड़ियों का होता है। तो साइलेंसर नहीं होगा जी, जिसको साइलेंसर कहते हैं आम जुबान में, टेल पाइप। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन फ्यूल यूज नहीं हो रहा गाड़ी को प्रोपेल करने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए। तो जो ईवीज का ट्रेंड है ये इस वजह से एक पॉपुलराइज हुआ लास्ट अबाउट आई वुड से लास्ट 15 सालों के अंदर। तो जो आपने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जो ट्रांजिशन है ईवीज की तरफ ये बड़ी स्पीडीली हो रही है, लेकिन वो चैलेंजेस भी हैं, वो भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं इस वीडियो में। लेकिन जो मेजर ट्रांजिशन है उसके अंदर जो कंट्रीज रोल प्ले कर रही हैं ईवीज की तरफ ट्रांजिशन का जो एक सफर है, जो दुनिया की एक डायरेक्शन है, उसमें नॉर्वे, यस यू हैव पॉइंटेड आउट करेक्टली, नॉर्वे इज द नंबर 1 कंट्री एंड इट इज टारगेटिंग टू बिकम 100% ईवी बाय द एंड ऑफ। इधर रुक जाए। पहली तो हमारी बात होगी कि ट्रांजिशन क्यों हो रही है। यस, यू आर राइट कि आपने कहा कि नॉर्वे का नाम आ रहा है कि 2025 में ये दुनिया का पहला मुल्क बनने जा रहा है जो शिफ्ट करने जा रहा है अपनी व्हीकल्स को टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक। तो नॉर्वे ही ऐसा क्यों करने जा रहा है, ये बताइए। अच्छा, अब नॉर्वे ने भी देखिए 2011 में जो नॉर्वे में सेल्स थी ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ईवीज की, वो 1.4% ऑफ द टोटल सेल्स थी। यानी कि अगर 100 गाड़ियां वहां पे टोटल नॉर्वे में 2011 में सेल हुई तो उसमें से सिर्फ 1.4 कार्स जो थी वो ईवीज थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। इसी तरह 10 इयर्स डाउन द रोड देखें तो नॉर्वे का ये रेट 65% पे चला गया, फ्रॉम 2011 टू 2021 ऑलमोस्ट। 2025 जो चल रहा है, इसका जो फरवरी था, इसके अंदर नॉर्वे ने तकरीबन 95% जो सेल्स हुई हैं गाड़ियों की वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज वहां पे हुई हैं। अब आपने सवाल ये किया कि ये कैसे ट्रेंड, देखें 1.4% 2011 में और अब फरवरी के महीने में 95% ईवीज की सेल और 2025 के एंड तक 100% ईवी की सेल्स, ये बहुत बड़ी एक प्रोग्रेस है। इसके जो मेन 2 रीजन है ना, 2 या 3 रीजन, वो ये है कि नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है उसने बड़ा प्रूडेंटली टैक्स का जो एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होता है, टैक्स ब्रेक्स की सूरत में, वो यूज किया लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर दिए, उनको टैक्स की छूट दी, टैक्स की कॉम्पनसेशन यानी कि टैक्स ब्रेक्स जिनको कहते हैं। इसके अलावा जो टोल रोड्स है नॉर्वे में, वहां पे उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज के लिए हाफ टोल कर दिया, यानी ये जो हमारे मोटरवे पे होता है टोल टैक्स, वैसा टैक्स तो हाईवेज होते हैं टोल या मोटरवेज के ऊपर होते हैं, वो कर दिया। इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्योंकि देखें अर्बन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है ईवीज के लिए, उसके ऊपर काम किया उन्होंने। तो ये 2-3 चीजें थी जिससे उनकी ट्रांजिशन 1.4% आज से तकरीबन 15 साल पहले टू 100% की ट्रांजिशन में दे आर गोइंग टू लीड
एंड दे आर गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री। इसके अलावा मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि नॉर्वे के अलावा जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जो ईवी ट्रांजिशन में दुनिया में रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें आइसलैंड, स्वीडन, नेदरलैंड्स और चाइना। चाइना कमाल है, देखें जी, चाइना वन ऑफ दोज कंट्रीज रहा है, बल्कि है भी, अभी भी इस पर भी इल्ज़ाम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो एनर्जी जनरेशन प्लांट्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थे। चाइना जब ग्रो कर रहा था वही लगाए उन्होंने। लेकिन चाइना ने जो दुनिया की 2023-24 में जो सेल्स हुई हैं ईवीज की, उसमें चाइना 65% ऑफ टोटल ईवीज की जो सेल्स हुई है वो चाइना के अंदर हुई है पूरी दुनिया में। यानी कि अगर 100 कार्स पूरी दुनिया में बिकी हैं ईवीज, तो चाइना में 65 कार्स ईवीज थी। 65 पूरी दुनिया की ईवीज चाइना में बिकी। यस। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, जब भी कोई इनोवेशन होती है, कोई नई चीज़ आती है, कोई चैलेंजेस भी उसके साथ अटैच होते हैं। अगर हम नॉर्वे की बात कर लें या ओवरऑल बात कर लें, जैसे जैसे ये ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शिफ्ट होगी, तो चैलेंजेस क्या होंगे अब इस नई इंडस्ट्रियल इनोवेशन से रिलेटेड? सबसे पहले तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कर लिया। उसके लिए अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक टूल डेवलप किया है जो वो अर्बन गवर्नमेंट्स को, सिटी गवर्नमेंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं कि वो उसको यूज करें ताकि उससे स्ट्रेटजीज डेवलप हो सके प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। बिकॉज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अगर कम होगा, स्केर्स होगा, नॉट इनफ होगा, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरा एक चैलेंज है कि अभी भी लोगों को व्हीकल परफॉर्मेंस पे शक है। ईवी की जो व्हीकल परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, इन टर्म्स ऑफ उसकी जो रेंज है, हालांकि उस पर बड़ी इंप्रूवमेंट्स हो गई हैं। बहुत सारी जर्मन कार्स ने भी, टेस्ला ने भी, और बहुत ये BYD भी जो चाइनीज कंपनी है, इन्होंने बड़ा काम किया है। तीसरा, लोगों को लगता है अफोर्डेबिलिटी वाइज भी ये महंगी है गाड़ी, अपफ्रंट इसकी कॉस्ट जरा ज्यादा होती है, तो लोग कहते हैं कि शायद ये हमें वन टाइम पहले ही पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ जाएगा, तो ये एक इशू है। तीसरा, कंज्यूमर्स की अवेयरनेस भी प्रॉपरली अभी तक नहीं है ईवीज के ऊपर। लोगों को जो है प्रॉपर ईवी के बेनिफिट्स, और कुछ लोगों ने जो कंपनीज हैं जो हाइड्रोकार्बन, जो कंबस्शन इंजन तैयार करती हैं, उन्होंने कुछ रूमर्स भी फैलाए हुए हैं कि जो इनकी बैटरीज हैं ईवीज की, और उसमें कुछ सच्चाई भी है कि वो जो इनकी जो बैटरीज होती हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वो लिथियम, कोबाल्ट और निकल की माइनिंग से बनाई जाती हैं, और उससे एनवायरमेंटल डैमेज होता है क्योंकि, और वाटर डिप्लीशन होता है, और अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस भी करवाई जाती हैं। लेकिन जो ईवी कंपनीज हैं उन्होंने इसका रिस्पॉन्स इस तरह दिया है, और वो काम भी कर रही हैं इसके ऊपर कि वो बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हैं ताकि सस्टेनेबल माइनिंग एफर्ट किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, फंक्शनैलिटी, कंज्यूमर अवेयरनेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये इश्यूज हैं। लेकिन विकास, ओवरऑल आई थिंक ईवीज के बेनिफिट ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से, एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से, रिड्यूस्ड एयर पोल्यूशन के हवाले से, और पोटेंशियल ईवीज को इंटीग्रेट करने का रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। देखें, ईवीज के चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सोलर वाला भी तो डेवलप किया जा सकता है ना, और किया गया हुआ है, ठीक है, और उसको ज्यादा एक्सटेंसिव किया जा सकता है, एक्सपैंड किया जा सकता है। तो दिस कैन बी द फाइनल, आई थिंक, पॉजिटिव थिंग्स व्हिच कैन बी डन फॉर ट्रांजिशन टू ईवीज कंप्लीटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर अख्तर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हमारे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुझे जो सर ने बताया है उससे, एक प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के, गॉर्डन ब्राउन, उन्होंने एक दफ़ा एक स्पीच में कहा था कि इट्स द हाई टाइम दैट वी शुड कम आउट फ्रॉम द डिक्टेटरशिप ऑफ ऑयल। तो अगर नॉर्वे में ये हो जाता है और सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहता है, तो मेरे ख्याल से ये पहला कदम होगा डिक्टेटरशिप ऑफ ऑयल से बाहर आने का, और मेरे ख्याल से क्लीन एनर्जी की तरफ आने का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।